देखिए, कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदल जाता है, ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की। तो देखिए, मेरा घर मेरे नाम योजना को शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। और पंजाब सरकार की इस योजना मेरे घर मेरे नाम योजना का उद्देश्य है गांव और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है लाल लकीर। तो लाल लकीर का घर क्या होता है? देखिए, वो भूमि क्षेत्र जो गांव की बस्ती का एक हिस्सा है और केवल गैर कृषि यानी कि किसी कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वो लाल लकीर के रूप में जो है जाना जाता है। जैसे गांव में उसको आबादी की ज़मीन कहते हैं। देखिए, गांव वगैरह की जो मोस्टली ज़मीनें हैं उसमें किसी के पास पेपर वगैरह नहीं है, लोग बहुत समय से वहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं, जिसका जिस ज़मीन पर कब्जा है वो उसी का मकान है, पेपर वगैरह आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो आवासीय भूखंड है उनको क्या कहते हैं? लाल लकीर के घर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जितने भी लाल लकीर के घर हैं, अब उन सभी को जो है उनके मालिकों को पंजाब की सरकार क्या करेगी? उनका मालिकाना अधिकार देगी, यानी कि उनको लीगल पेपर वगैरह प्रोवाइड करेगी कि ये आप ही का मकान है, इसके आप असली मकान है। तो याद रखिएगा, मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब सरकार की योजना है। और आइए थोड़ा सा पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। पंजाब की लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भारत का मैप आपके सामने खुला हुआ है और राजस्थान के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको पंजाब दिख जाएगा और मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे ताकि पंजाब की जो बाउंड्रीज है वो हमें दिख जाए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा गुजरात राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, ठीक है, और लद्दाख, ये सभी जो है पाकिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं, यानी कि पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। और जो पंजाब है तो पंजाब के बारे में आपने जान ही लिया कि पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और पंजाब जो है इसकी राष्ट्रीय सीमा है, इसकी जो है राष्ट्रीय सीमा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया। तो देखिए, लूसी मिशन को लॉन्च किया है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। आपको बता दूं, जो आपका लूसी मिशन है तो लूसी मिशन का जीवन जो है ये 12 सालों का है। ठीक है, यानी कि ये मिशन 12 साल का होगा और इसके दौरान अंतरिक्ष यान जो आपका जो भेजा गया है लूसी मिशन में, ये सौर मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए कुल 8 प्राचीन जो क्षुद्र ग्रह हैं, जिनको एस्टेरॉयड कहते हैं अंग्रेजी में, तो 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों से उड़ान भरेगा और इनमें से एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह और 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह शामिल होंगे। तो इसको याद रखना आपको कि लूसी मिशन जो है ये नासा का मिशन है और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपको बता दूं, जो आपका नासा है इसका मुख्यालय है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी यूएसए में और इसकी स्थापना ड्विलाइट डी ईशनहावर ने की थी 29 जुलाई 1958 को। और आपको बता दूं, जो आपका नासा है इसकी कुछ उपशाखाएं हैं, नासा, जॉनसन स्पेस सेंटर वगैरह, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जर्के और बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में भारतीय स्टेट बैंक पर कितने करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। देखिए, ये अमाउंट आपका 1 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में, यानी कि जो महीना चल रहा है इसी महीने में, भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और ये जो आपका मौद्रिक जुर्माना है ये स्टेट बैंक पर आरबीआई धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं और रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निर्हित निर्देशों के पालन न करने के कारण लगाया गया है। देखिए, जब बैंक ही ससुरे बेईमान हो जाएंगे तो उस पर जुर्माना लगाना पड़ेगा, और जब बैंक ही बेईमान है, बैंक वाले ही बेईमान है, 1-1 करोड़ का जुर्माना भर रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगी। तो बहुत शर्म की बात है। मैं देखता हूँ हर महीने में कई सारे बैंकों पर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है जुर्माना वगैरह लगाती है किसी न किसी कारण से।
तो यार जब संगठन ही संस्थाएं ही ईमानदारी से नहीं काम करेंगे तो पब्लिक को दिक्कत तो होनी है। तो ये जुर्माना यानी कि दंड लगाना भी जरूरी है, तभी इंसान जो है उस चीज़ को चेतता है कि अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा। और बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देखिए, जो लोग अभी नया नया कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं उनको मैं बता दूं कि दो ही ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आपका है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना का वही गवर्नर कौन है? फलाने ठिकाने। तो वो सारी चीज़ मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस बहुत पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ये तिथि याद रखिएगा, 1 नंबर आपको ये दिलाएगा। और सही मतलब यही 1 नंबर शायद आपको सफलता दिला दे। और देखिए, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? दिनेश कुमार खारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ खास चीज़ें बता दूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला ये कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी 1935 में, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो क्रम से 25वें गवर्नर हैं आरबीआई की, इनका नाम है शक्तिकांत दास। देखिए, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। और प्रारंभ में इसका जो केंद्रीय कार्यालय है ये कोलकाता में था, जो कि सन 1937 में मुंबई आ गया। एग्जाम में ये दोनों ही लाइनें प्रश्न के रूप में पूछी गई हैं। याद रखिएगा, 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, ठीक है। और एक प्रश्न ये पूछा गया है कि जो आपका ईयर है, ईयर पूछा गया है किस साल जो है जो आपका आरबीआई है इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हुआ, तो ये 1937 में हुआ था। आपको बता दूं, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये पहले प्राइवेट बैंक हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 से ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। और इसको प्रश्न के रूप में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में कौन सा पद जीता? तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय सेना की एक टुकड़ी जो है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में पार्टिसिपेट करने गई थी और इस टुकड़ी को जो है सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी घोषित करते हुए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये टुकड़ी कौन सी थी इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए, भारतीय सेना का जो ये लीडरशिप था इस कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में, तो इसका प्रतिनिधित्व किया था 5वीं बटालियन 4/5/4 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने। कहाँ पे ये आयोजित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में ये आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं, ये जो अभ्यास था कैम्ब्रियन, तो इस अभ्यास कैम्ब्रियन को जो है 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन वेल्स में यूके सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए, भारतीय सेना की टीम जो थी, ठीक है, कौन सी टीम? जो 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स वाली टीम थी। तो भारतीय सेना की जो टीम थी इसने इस आयोजन में भाग लिया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का लीडरशिप करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की और इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, इसमें कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में श्रीलंका सरकार ने अपने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत के से कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की है? तो देखिए, श्रीलंका की सरकार ने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की हाल ही में। यानी कि कर्ज मांग रहा है श्रीलंका भारत से कि भैया दे दो, हम भीख मांग रहे हैं, भिखमंगा हो गए हैं, ठीक है। तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो एक क्रेडिट लाइन है ये भारतीय श्रीलंका आर्थिक साझेदारी व्यवस्था का हिस्सा है। देखिए, श्रीलंका बहुत ही बदतमीज देश है। क्यों बदतमीज है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपने भारत का मैप देखा होगा, थोड़ा सा हम भारत के मैप पर ही चलते हैं कुछ चीज़ें समझने के लिए। देखिए, भारत का मैप आ गया और श्रीलंका आपको कहाँ पे दिख रहा है? एकदम जस्ट नीचे, ठीक है। ये तमिलनाडु से भी छोटा है और ये उछलता बहुत है। कभी ये हमारे पास आएगा भीख मांगने, कभी चीन के पास आएगा भीख मांगने, और ये भीख मांगते मांगते चीन से इतना कर्ज ले चुका है कि इसने जो है मतलब इसको अपना एक बंदरगाह ही चीन को देना पड़ गया। और चीन क्या चाहता है कि अगर श्रीलंका पे हमने कब्जा कर लिया तो इंडिया को जो है
परेशान करने में आसानी होगी। वैसे भी देखिए हमें चाइना चारों तरफ से जहाँ जहाँ से हो सकता है परेशान करते रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के माध्यम से हो, चाहे अब अफगानिस्तान के माध्यम से करेगा। बाकी चीन की सीमा तो बहुत लंबी है, अरुणाचल प्रदेश से लगा है लद्दाख तक तो चीन ही चीन है चारों तरफ, ठीक है। तो कुछ इसका चीन का इरादा नेक नहीं है, ये इसी तरह से बदतमीजी करता है। और अभी देखिए श्रीलंका भी जो है औकात कुछ नहीं है और कूदता बहुत रहता है और इससे भारत को दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में श्रीलंका ने भारत सरकार से कितना भीख मांगा है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। मैंने इसको थोड़ा सा बैंक वाले लहजे में इसलिए कहा क्योंकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। छठा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुदुम्बश्री सहित समुद्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उत्पादन इकाइयों के द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो केरल की राज्य सरकार है, केरल की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कुदुम्बश्री सहित सूक्ष्म लघु और मध्यम उत्पादन इकाइयों के द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं यानी कि प्रोडक्ट हैं उनके विपणन के लिए और उनके वितरण वितरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और देखिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया एक वेबसाइट, ठीक है। तो इस वेबसाइट यानी कि प्लेटफॉर्म को जो आपके केरल के उद्योग मंत्री हैं पी राजू, तो पी राजू ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया। और केरला की बात करें तो केरला जो है यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल की जनसंख्या है 3.46 करोड़। अगला प्रश्न है कि भारत के किस 17 वर्षीय उद्यमी ने हाल ही में इको ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो देखिए भारत के एक उद्यमी हैं रंजन गोसाई। रंजन गोसाई केवल 17 साल के हैं, यहाँ पे इनकी शक्ल आपको दिख रही होगी। इस बच्चे ने 17 साल की उम्र में ही इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है। देखिए जो इको ऑस्कर पुरस्कार है इसको अर्थशास्त्र पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ग्रहों को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को सम्मानित करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इन्होंने मतलब कुछ ऐसा काम किया जिससे हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी को कुछ लाभ मिले, मतलब वहाँ पे जो इकोसिस्टम हमारा है वो मेंटेन है, ठीक है। तो इसलिए इनको अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया गया है, किसको, रंजन गोसाई को। आपको बता दूं जो आपका इको ऑस्कर पुरस्कार है ये क्या चीज़ है पूरे डिटेल में। देखिए जो इको ऑस्कर पुरस्कार है ये प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार डेविड एटनबरो के द्वारा 2020 में स्थापित एक पर्यावरण पुरस्कार है, जिसे 2021 से 2030 तक सालाना 5 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दूं इन पुरस्कारों की जो घोषणा होगी ये 5 श्रेणियों में की जाएगी। प्रकृति की रक्षा, पुनर्स्थापना, हमारी हवा को साफ करें, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें, एक अपशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण करें और हमारी जलवायु ठीक करें। तो इन्हीं एक श्रेणी में जो है अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, इको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है रंजन गोसाई को। तो ये भारत के एक 17 साल के ही केवल उद्यमी यानी कि 17 साल में ये देखिए इन्होंने इतना नाम कमा लिया। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, जो कि भारत के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। तो देखिए नीति आयोग ने अभी हाल ही में भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, जो कि भारत के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर जो है उसको प्रदान करेगा। देखिए नीति आयोग जो है इसने इस भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी कि जो जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। तो इस मैप में क्या दिखेगा, इस भारत के नक्शे में आपको भारत में यानी पूरे भारत में जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी समग्र तस्वीर दिखेगी। और देखिए नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। देखिए जितनी भी संस्थाएं हैं उनका गठन कब हुआ, जितनी योजनाएं बताता हूं मैं आपको वो कब लॉन्च की गई। देखिए रिसेंटली शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था जूनियर हाई स्कूल का यूपी का, तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे प्रश्न जो मैंने पढ़ाए थे सारे के सारे लगभग जो है पूछ लिए गए थे, मतलब सारे के सारे करंट अफेयर पूछे गए थे उसमें भी, लेकिन इफ या बट नहीं है। तो इसी तरह ये नीति आयोग का जो स्थापना वर्ष याद रखिएगा, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। देखिए जो भारत का पीएम होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा, ठीक है। तो पीएम कौन है, मोदी हैं, और इसके सीईओ कौन है, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं, ठीक है।
और आपको बता दूं जो ये मानचित्र बनाया गया है इसमें क्या खास बातें होंगी। देखिए भारत के व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऊर्जा मानचित्र को जो है संयुक्त रूप से डॉक्टर राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर वी के सारस्वत जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, और श्री अमिताभ कांत जो कि सीईओ है नीति आयोग के। तो इन सभी के द्वारा 18 अक्टूबर 2021 को इस मानचित्र को लॉन्च किया गया है। और ये मानचित्र यानी कि नक्शा जो है ये किसी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने, उनका पता लगाने में मदद करेगा, जो कि आगे योजना बनाने और निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। नवा प्रश्न की हाल ही में कौन दोबारा एक्सिस बैंक के सीईओ बने। तो देखिए जो एक्सिस बैंक है इसके द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं अमिताभ कांत। अब जो इनका नया कार्यकाल होगा ये 3 सालों का होगा। आपको बता दूं इनको 3 साल के लिए जो है पुनर्नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। देखिए अमिताभ चौधरी ने जनवरी 2019 में एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। तो अब 19 में संभाला था तो 19, 20, 21 3 साल समाप्त हो गया, फिर 3 साल के लिए जो है फिर से ये अपॉइंट हो गए। आपको बता दूं जो इनका बढ़ा हुआ कार्यकाल है 3 सालों का, ये 1 जनवरी 2022 से जो है शुरू होगा। ठीक है, यानी कि अगले साल 1 जनवरी से इनका नया कार्यकाल शुरू होगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं कौन बन गए हैं, अमिताभ चौधरी दोबारा बने हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, मुंबई में। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी सांक्सी प्रांत के ताई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह यानी कि सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और देखिए चीन के सभी उपग्रहों का एक विशेष नाम होता है। तो इस उपग्रह का नाम क्या है, सीहे है। सीहे का मतलब क्या है, देखिए सीहे का मतलब है, सीहे जो है कौन थी, सीहे सूर्य की देवी हैं जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था जिसे चीन एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर के रूप में यानी कि चेस के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इस उपग्रह का 2 नाम है। इस उपग्रह का नाम सीहे है। सीहे का मतलब मैंने बता दिया, सीहे सूर्य की देवी है जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था। और इसी सीहे का एक अन्य नाम क्या है, इस सीहे सेटेलाइट का अन्य नाम है एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर यानी कि चेस। और देखिए आपको बता दूं जो ये उपग्रह है इसको चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। और चीन के बारे में 3 चीज़ें जान लीजिए। देखिए चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, और इस मुद्रा की एक और यूनिट है युआन। तो युआन भी चीन की मुद्रा है और रेनमिनबी भी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती, बताइए। और दूसरा कि टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन बने, बताइए। तीसरा प्रश्न है कि टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच कौन बने, इनका नाम बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, आंसर बताइए। और पांचवा कि भारत ने किस देश को हराकर 2021 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख लीजिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका विशाखापत्तनम है। और दूसरा था कि 8 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.039 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया। तो ये अमाउंट आपका है 639.516 अरब डॉलर। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने 16 अक्टूबर 2021 को अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीनों के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया। तो देखिए देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और चौथा था कि हाल ही में किसने हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन को एम्स ने लॉन्च किया, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने लॉन्च किया है। पांचवा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 अक्टूबर को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा था वाशिंगटन डीसी, अमेरिका।
और इन सभी प्रश्नों के बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हो तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।